अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट टॉपिक था एपिस्टेक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से, और आमतौर पे इसमें काफ़ी कंफ्यूजन भी होती है। लेकिन इसको थॉरली पढ़ने के बाद इस बात का एहसास होता है कि सारे एमसीक्यूज बनाए इन बड़ी बुक्स में से ही जाते हैं। तो एपिस्टेक्सिस क्या है? एपिस्टेक्सिस इज बेसिकली ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। अब नोज की आर्टीरियल सप्लाई पे थोड़ी सी डिस्कशन वो करता है कि नोज की जो मेन आर्टीरियल सप्लाई है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो सी है दे के देयर ब्रांचेस सप्लाई, इन दोनों की इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं दे सप्लाई एक्सटेंसिवली अक्रॉस द नेजल सेप्टम, लेटरल वॉल, मिड लाइन, और वहां पे वो एनास्टोमोस करती हैं। तो इंटरनल कैरोटिड किन किन रीजन्स को करती है वो सबसे पहले उस पर बात करता है कि नेजल सेप्टम, लेटरल वॉल ऑफ द नोज और मिड लाइन पे, और इंटीरियर सेप्टम पे देयर इज अ लिटिल एरिया जो कि बहुत मशहूर है। इसका दो नाम थे, लिटल्स एरिया थे और किजल बैच थे। क्यों दो नाम है? क्योंकि 1879 में लिटल्स एरिया ने इसको ढूंढा था, 1880 में किजल बैच ने। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों लड़े मत, दोनों के नाम अलग अलग रख देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जानने और उनका मसला है ये किस तरह याद करते हैं। तो इसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड पे आए तो दिस सप्लाइज नेजल कैविटी वाया फेशियल प्लस मैक्सिलरी ब्रांचेस। मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम इज सप्लाइड बाय सुपीरियर लेबल आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। फिर वेस्टिब्यूल को ये सप्लाई करती है लेटरल नेजल आर्टरी से। नेजल कैविटी को ये सप्लाई करती है सेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी से। एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल फ्लोर प्लस सेप्टम को ये सप्लाई करती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी से। और स्फीनोपैलेटाइन जो सी है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इसकी which supplies to the nasal cavity। और अगर आपके पास ये पहला एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टीरियल सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी का जब भी आएगा तो आपने किसको मार्क करना है? स्फीनोपैलेटाइन को। इट एंटर्स थ्रू द स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। जाहिर है स्फीनोपैलेटाइन नाम है, स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन से याद रख लें। फिर इट इज डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांचेस और पोस्टीरियर लैटरल रेमाई ब्रांचेस। तो जो पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच है ये जाके स्फीनोपैलेटाइन की ब्रांच देती है लिटल्स एरिया को। तो अगर स्फीनोपैलेटाइन ना लिखा और पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच लिखी हो तो वो भी एक ही बात है, उसी की सब ब्रांच है। अब जो पोस्टीरियर लैटरल रेमाई है इसका, ये इंफीरियर प्लस मिडिल टर्बिनेट आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या क्या देगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दो मेजर सब आर्टरीज देगी, एक इंटीरियर एथमोइडल है और एक पोस्टीरियर एथमोइडल है। अगर हम पहले इंटीरियर एथमोइडल की बात करें तो इट अराइजेस इन द ऑर्बिट, इट रन्स अंडर द सुपीरियर ओब्लिक मसल। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एमसीक्यू के उसमें स्टेटमेंट दी होती है और आमतौर पे वो सुपीरियर ओब्लिक के साथ उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अंडर द सुपीरियर ओब्लिक हमेशा एंटीरियर एथमोइडल जाती है और अबव द सुपीरियर ओब्लिक मसल हमेशा पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी जाती है। फिर इसमें से ये रन करने के बाद इट एंटर्स द एंटीरियर एथमोइडल कैनाल, इसी तरह पोस्टीरियर एथमोइडल कैनाल भी होता है। एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी देन फाइनली टर्मिनेट्स इन एथमोइडल फोविया, जहां पे दो ब्रांचेस देती है, मेनिंजियल ब्रांच और लार्जर ब्रांच टू द नेजल रूट, ऑल्फैक्टरी क्लेफ्ट एंड सुपीरियर टर्बिनेट। ये हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि दीज आर जस्ट क्रैश कोर्स एंड समरीज। अगर हमने इनकी इन डेप्थ में जाना हो तो देयर आर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड ऑल दीज नेम्स और ये कहाँ पे सप्लाई कार्य होती है। फिर अगर हम पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी पे आए तो दीज आर स्मॉलर देन एंटीरियर एथमोइडल। ओनली 80% ऑफ द पॉपुलेशन में पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी इज प्रेजेंट। इट पासेस अबव सुपीरियर ओब्लिक मसल, जब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट एंटर्स द एक्सटर्नल पोस्टीरियर एथमोइड फोरामेन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम वेन्स पे। वेन्स में क्या है कि ऑल ऑफ देम फॉलो द आर्टरीज, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेन है जिसके एमसीक्यूज भी आते हैं, एपिस्टेक्सिस में पूछते भी हैं, वो रेट्रोकोलोमेलर वेन है। इट इज 2 मिलीमीटर बिहाइंड प्लस पैरेलल टू द कोलोमेला और इट इज वेरी सुपरफिशियल, इसलिए दीज आर कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन। और इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें भी आप कॉटरी अप्लाई करते हैं अगर इसके जो एमसीक्यू पूछा जाता है। तो वुडरस प्लेक्सिस क्या है? इट इज प्रेजेंस, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये एक एमसीक्यू है। तो इसकी लोकेशन है इंफीरियर टू पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट, यानी नीचे पीछे, इस तरह रखना है अपने ज़हन में। और फिर इट इज अ वीनस प्लेक्सिस, इट इज नॉट एन आर्टेरियल प्लेक्सिस, इट इज अ वीनस प्लेक्सिस। लेकिन क्या ये एपिस्टेक्सिस में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, तो इस पे देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अकॉर्डिंग टू स्कॉट ब्राउन।
फिर हम आते हैं कि लेटरल वॉल और सेप्टल ब्लीडिंग जो सी है उस पे आ जाते हैं। तो अब इस पे जो क्वेश्चन था कि ज्यादा ब्लीडिंग कहाँ से होती है, क्या लेटरल वॉल ऑफ नोज से ज्यादा ब्लीडिंग होती है या सेप्टल पार्ट ऑफ द नोज से ज्यादा ब्लीडिंग होती है? तो एक स्टडी में 60% ने कहा भाई सेप्टल पार्ट ऑफ द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द नोज से ब्लीडिंग्स हो रही हैं। एक और स्टडी में उन्होंने कहा कि 60% जी लेटरल वॉल से। तो इसमें भी स्प्लिट ओपिनियन है, आप कुछ नहीं कह सकते, ऑल एरियाज आर ऑलमोस्ट इक्वली इन्वॉल्व। अब इसके बाद आ जाते हैं एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी का फेस में इंपॉर्टेंस। अब एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी एंडोस्कोपिक सर्जरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती कहाँ पे? इट इज इन मेजेंट्री जस्ट बिलो स्कल बेस बिटवीन एथमॉइडल फोबिया एंड। और इसकी ये होती क्या है कि इफ इट इज ट्रांजैक्टेड ड्यू टू एनी कॉज इट कैन लीड टू रिट्रैक्शन ऑफ आर्टरी इनटू द ऑर्बिट। अब क्या होता है कि वो जैसे वो कटती है तो वो वापस ऑर्बिट में चली जाती है, which then causes pressure hematoma, loss of vision। और इसके लिए फिर आपको सर्जिकल इसकी ओपन लाइगेशन करनी पड़ती है। अब ओपन लाइगेशन दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप एक्सटर्नली जाएं और मीडियल कैंथल रीजन में अप्रोच करें, या फिर आप एंडोस्कोपिकली करें जिसमें आप ट्रांस एथमॉइडल अप्रोच से आप जा सकते हैं। तो मीडियल कैंथल या एक्सटर्नल जो अप्रोच है दैट इज मोर रिलायबल, मोर कॉमनली यूज्ड कंपेयर टू एंडोस्कोपिक या फिर ट्रांस एथमॉइडल अप्रोच। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन पे। स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन क्या है कि इट इज द पोर्टल फॉर मेजर आर्टेरियल सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी। इट इज लेटरल टू स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। इसके लेटरली जोन सा है वो टिबिको स्पेस होती है, और इट इज फॉर्म्ड बाय यू शेप्ड नॉच इन वर्टिकल पोजीशन ऑफ पैलेटाइन बोन, or it is closed posterior superiorly by sphenoid bone, and it transmits sphenopalatine artery plus vein as well as nasal palatine nerve, which is again very important MCQ, a maxillary division of fifth trigeminal nerve का ये सब ब्रांच है। तो क्लिनिकली दिस इज की टू जो आप एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटाइन आर्टीरियल लाइगेशन करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टा एथमोडेलिस है it lies just interior to sphenopalatine foramen, और 96% केसेस में ये just interior to it होता है, it is just a small bony projection। तो आपने इसको फाइंड करना होता है बिफोर गोइंग फॉर एस्पाल। अब सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग फॉलोइंग टर्बिनेक्टमी। इसको इंफीरियर टर्बिनेट आर्टरी ही सप्लाई कर रही होती है, और अगर आपने इसको कंट्रोल करना है ब्लीडिंग आफ्टर टर्बिनेक्टमी, so your cautery should be directed posterior superior aspect of inferior turbinate where it is running from. This is again important MCQ wise। Clinical classification तीन तरह के, adult में या children में, anterior है या posterior है, primary है या secondary है, और most common cause of epistaxis अगर without उन्होंने identifying कि इनमें से कौन सी classification है तो वो idiopathic होगा। अब उसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दो एमसीक्यूज तो इसमें से हमेशा आ रहे होते हैं। इसमें क्या है कि जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया तो योर फर्स्ट जो आपने चीज देखनी है, क्या पेशेंट नीड्स रिससिटेशन। तो अगर रिससिटेशन है की जरूरत है तो यू विल गो फॉर रिससिटेशन। उसके बाद क्या है कि इफ द पेशेंट डज नॉट नीड रिससिटेशन या पेशेंट इज वाइटली स्टेबल तो यू विल गो फॉर योर इनिशियल एग्जामिनेशन। उसमें इफ द वेसल इज नॉट लोकेटेड तो आप एंडोस्कोपी पे जाएंगे, और अगर वेसल लोकेट हो जाती है आइदर बाय इनिशियल एग्जामिनेशन या एंडोस्कोपी तो फिर आप डायरेक्ट थेरेपी करेंगे, आप डायरेक्ट उधर बाइपोलर करेंगे, आप डायरेक्ट उधर कॉटरी इलेक्ट्रो केमिकल कॉटरी कर देंगे। और उसके बाद क्या होता है कि इफ द ब्लीडिंग इज कंट्रोल्ड तो फिर आप 48 आवर्स के लिए पैकिंग करके पेशेंट को घर भेज देंगे। लेकिन अगर आप एंडोस्कोपिक के लिए भी आपको नहीं मिलती वेसल तो पहले सबसे पहले आप इंटीरियर पैकिंग करेंगे, आप इंतजार करेंगे कि पेशेंट ठीक होता है या नहीं होता। नहीं होता तो आप पोस्टीरियर पैकिंग करेंगे, आप सेप्टल सर्जरी की तरफ जाएंगे या लाइगेशन की तरफ जाएंगे। और फाइनली अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप एंजियोग्राफी और एम्बुलाइजेशन की तरफ जाएंगे। यू विल रिपीट द above steps and you will check for any secondary factors if they are there। तो अब इसमें से हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सारों की मैनेजमेंट एक जैसी है। आप देखें कि एक बड़ा बंदा है, एडल्ट है, यानी अब आपने क्लासिफिकेशन में से एडल्ट वर्सेस चाइल्ड में से एडल्ट हो गया, प्राइमरी एपिस्टेक्सिस है। प्राइमरी और एपिस्टेक्सिस यानी उसको एंटीरियरली प्रेजेंट कर रहा है।
तो प्राइमरी का मतलब होता है कि उसका कॉज जो सा है दैट इज अननोन टू अस, और सेकेंडरी का मतलब होता है कॉज इज देयर व्हिच इज लीडिंग टू एपिस्टेक्सिस। तो अननोन एटियोलॉजी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडल्ट प्राइमरी एपिस्टेक्सिस। इसमें क्रोनोबायोलॉजी होती है कि मतलब इसमें सीजनल वेरिएशंस आती हैं। एनसेड्स, अल्कोहल, हाइपरटेंशन, सेप्टम, ये सारे इंक्रीज करते हैं चांसेस ऑफ एपिस्टेक्सिस इन एडल्ट्स। इसका सेम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एज अबव, हम उसको सारे को फॉलो करेंगे टू द लेटर, पूरी कहानी वही लिखी हुई है उसने। लेकिन एंड में जो हायरार्की है लाइगेशन की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाइज, कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। तो नंबर 1 स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है, नंबर 2 इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी। सबसे पहले आप स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी को लाइगेट करेंगे, नई ब्लीडिंग रुकती तो इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करेंगे, नहीं रुकती तो आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट करेंगे, फिर भी नहीं रुकती तो आप इंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी को लाइगेट करेंगे। इसके बाद क्या आता है कि सेकेंडरी एपिस्टेक्सिस जो सी है, जिसमें हमें कॉज हमें पता होता है कि क्या कॉज था जिसकी वजह से हो रही है। इसमें मोस्ट कॉमन अगर सेकेंडरी एपिस्टेक्सिस का उसने पूछा तो वो ट्रॉमा है। एपिस्टेक्सिस पूरे का पूछा तो इडियोपैथिक है, सेकेंडरी एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमन पूछा तो वो ट्रॉमा है। ट्रॉमा मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा जो कॉजेज है उसमें पोस्ट सर्जिकल हो सकती है, वार्फरिन इंड्यूस्ड हो सकती है, न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी है जिसमें TSOAC कहते हैं, जिनमें हम टारगेट स्पेसिफिक ओरल एंटीकोगुलेंट्स भी कहते हैं उनको। फिर हेरिडिटी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया अगेन अक्सर पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम ऑस्लर वेबर रेंडर डिजीज भी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होता है, इट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स एंड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, विसरा। क्रोमोसोम 9-12 में ये इफेक्ट ज्यादा करता है। इसकी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है वही जो हमने पहले सारी मैनेजमेंट पढ़ी थी, लेकिन इसमें हम क्या चीज एडेड है, लेजर फोटोकोगुलेशन। फाइनली ट्यूमर्स रह जाते हैं। ट्यूमर्स में जुवेनाइल नेजल नेजोएंजियोफाइब्रोमा वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर हेमेंजियो पेरिसाइटोमा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए। तो दिस इज एन ओवरऑल समरी, होपफुली इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू to be able to go through this entire chapter